चलो स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें एक टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक है पावर। अभी तक हम एलसीआर सर्किट के अंदर बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो सीख चुके हैं। हमें करंट निकालनी आती है। वोल्टेज अगर गिवन हो उसका हम जेड मतलब इम्पिडेंस निकाल सकते हैं। फाई मतलब फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये हमने चीजें सीखी हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ करंट वोल्टेज फाई वाई सब हम निकाल सकते हैं अगर हमें रेजोनेंस कंडीशन गिवन होगी। उसी के साथ सब कुछ कवर करते हुए एक ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जो हमें आज डिस्कस करना है पावर। पावर पढ़ने के बाद एलसीआर सर्किट पूरा हो जाता है। फिर हम सारे कंबाइन करके इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए नहीं है ज्यादा, इसके बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आते हैं मिक्स। एक ही क्वेश्चन में वो करंट बोलेगा, पाई बोलेगा, पावर बोल देगा, रेजोनेंस बोल देगा, सब एक साथ बोल देगा। जब वो सब एक साथ यूज करेगा तो हमें न्यूमेरिकल करने से पहले सबके बारे में बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक हमें पावर पढ़ना है, बट पावर तक पहुंचने से पहले हमें क्या पता है पावर के बारे में। मुझे पता है पावर की एक डेफिनेशन आती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, पावर की एक डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम। चैप्टर 3 में मैंने पावर के दो तीन फॉर्मूले सीखे थे। एक फॉर्मूला होता है वी आई, एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, और एक फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर बाय आर। और हमने इसके आसपास क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस था जो चैप्टर 3 में था और जो इस चैप्टर नंबर 7 में आएगा। चैप्टर 3 में वोल्टेज और करंट जो थी वो फिक्स थी कि इतनी वोल्टेज पे इतनी करंट है, तो बताओ कितनी पावर होगी। करंट 3 एम्पियर थी, 10 एम्पियर थी, 50 थी, फिक्स थी। सेम वोल्टेज भी फिक्स थी। लेकिन इस चैप्टर नंबर 7 में दिक्कत क्या है? जो करंट और वोल्टेज हैं दोनों में क्या है, साइन फंक्शन आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? साइन फंक्शन आ रहा है। अब ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा हम सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। कोई मुझे बोले पावर निकालो, ठीक है, मान लो इन दोनों का मैंने एक ऐसी जनरल कर्व बनाया और आगे पीछे है, तो हमने कुछ कर्व ऐसा बना दिया कि कुछ टाइम से आगे पीछे है, जीरो जीरो से नहीं है ये। बोला है इन दोनों का यूज करके एक सर्किट में ये वोल्टेज है, ये करंट है, या ये वोल्टेज है, ये करंट है, बताओ पावर कितनी होगी। पावर का फॉर्मूला चैप्टर 3 के हिसाब से है वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां तो हर मोमेंट पे वोल्टेज और करंट दोनों चेंज हो रही हैं। जब दोनों ही हर मोमेंट पे बदल रही हैं तो मैं कौन सी पावर निकालूं? मैं इस मोमेंट की पावर निकालूं, इस मोमेंट की पावर निकालूं, यहां की पावर निकालूं, कहां की पावर निकालूं? तो इस चैप्टर में क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यहां बोलते थे कि बताओ इस रजिस्टर के पास कितनी पावर होगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों क्या थे, फिक्स थे। यहाँ फिक्स ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन चैप्टर 7 में आएगा पावर निकालने का, वो एक टाइम इंटरवल देगा कि इतने टाइम के अंदर निकालो कितनी पावर है। वो टाइम इतना हो जाए, इतना हो जाए। तो जनरली तो क्या है, मोस्टली क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं उनमें वो बोलता है एवरेज पावर फॉर फुल साइकिल। एक साइकिल की पावर निकालो क्या होगी। ठीक है, तो हमेशा क्या वर्ड यूज करेगा वो? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए फिर से घूम फिर के ये फॉर्मूला आ जाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन प्रॉब्लम ये, वर्क डन किसका? यहां से लेके यहां तक का पूरा वर्क डन निकालना है। और अगर कोई चीज वेरिएबल हो तो वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट करके। तो हमें यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए? पूरा वर्क डन निकालने के लिए, और डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम विल बी इक्वल टू एवरेज पावर। तो बेसिक हमारे पास, अगर मैं इसका यूज करूं यहां पे, बोला एवरेज पावर निकालो सीरीज एलसीआर सर्किट में। क्या करनी है? सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर निकालनी है। तो हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं? हम कंसेप्ट ये यूज कर रहे हैं कि एवरेज पावर का मतलब क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? एक मोमेंट के लिए वर्क डन कैसे निकालोगे? तो वर्क डन के लिए उल्टा हमने फॉर्मूला यूज किया, देखो। ठीक है, पावर अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर, वो आएगी उतने मोमेंट का वर्क डन अपॉन टाइम। एक इंस्टेंट पे मान लो एक इंस्टेंट लिया इतना सा,
इतने से इंस्टेंट में कितना वर्क डन होगा। तो इसकी वोल्टेज, इसकी करंट, कितना टाइम इंटरवल है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। जैसे इसको अगर मैं ऐसे लिखने की बजाय कोई बोले कि बताओ इस मोमेंट में कितनी पावर थी, तो एक मोमेंट की पावर कैसे निकालोगे, उसके लिए हम एक सिंबल यूज कर सकते हैं, क्या, इंस्टेंटेनियस पावर। क्या आएगी, उस मोमेंट की वोल्टेज और उस मोमेंट की करंट। ई मतलब उस टाइम पे कितनी करंट थी, मतलब वोल्टेज थी और कितनी करंट थी, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। उतनी सी पावर के लिए कितना वर्क डन होगा, मान लो ये टाइम इंटरवल जो था वो dt था, तो इस इंस्टेंटेनियस पावर का यूज करके मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकता हूं, कैसे, इनटू dt, पावर इनटू टाइम। तो टोटल वर्क डन क्या आएगा, क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन गिवन टाइम इंटरवल में। तो ये टोटल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला बन गया कि पहले पूरा वर्क डन निकालो, उसको पूरे टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगी, पावर निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली यहां पे यूज करूंगा जब मैं डेरिवेशन करूंगा। क्वेश्चन बोला है एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आई थी, अगर याद हो तो। ठीक है, एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास आएगा टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। ये किसके लिए है, ये है फॉर फुल साइकिल। वो फुल साइकिल की पूछेगा, एक साइकिल में कितनी पावर होती है। ठीक है, और वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर इंटू dt, कहां से कहां तक, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, करंट, dt, 0 से t तक। बताओ कितनी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और डी टी। ये आएगा, ये क्या निकल रहा है, ये वर्क डन निकल रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा, आ रहा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पर जरूरत नहीं है हमें, हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्या बाहर आ सकता है, ई नॉट आई नॉट बाहर, 0 से टी, और साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी रखा, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कभी सुनो आपने साइन ए माइनस बी क्या होता है, सुना है कभी, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो क्या बचेगा, ये बचेगा ई नॉट आई नॉट 0 से टी साइन ओमेगा टी, और साइन ए माइनस बी बन जाएगा साइन ए और कॉस बी कॉस ए साइन बी, और साथ में डी टी तो चल ही रहा है। ठीक है, इस साइन ओमेगा टी को अंदर ले गए, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ई नॉट आई नॉट 0 से टी, कॉस फाई आगे रखा, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी क्या बन गया, माइनस, इसको जब इससे करोगे तो साइन फाई आगे रख दिया, और ये बचा साइन ओमेगा टी, और क्या है, कॉस ओमेगा टी, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, टी टी। बोलो कोई डाउट है तो, कोई डाउट है, सही है यहां तक। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इस इंटीग्रेशन में दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दोनों टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। क्या आएगा, इस टर्म को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, और दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए।
तो यहां से आएगा ई नोट आई नोट कॉस फाई बाहर कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में बचा 0 से t, ये कितना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और डी टी इधर आ गया साथ में, माइनस ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो फिर से ई नोट आई नोट साइन फाइव बाहर आ गया, और ये बचा 0 से t, किसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी डी टी। इतना आ रहा है इसके अंदर? हाँ आ तो रहा है, ठीक है इतना। हाँ फाइव तो फेज डिफरेंस है ना, वो तो कांस्टेंट है, लाइक 90 पाई/2 पाई/3 पाई/6 कुछ भी है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। देखने में लग रहा है, देखो क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, जब हम समझाते हैं तो हम समझा रहे हैं किताब की तरह कि आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में लिखते हो तो आपको हर एक स्टेप दिखाना जरूरी नहीं है, आपको वहां पे किताब नहीं लिखनी है, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करते हुए आप बहुत सारे स्टेप हटा सकते हो, कॉमन चीज है, ठीक है, हटाने भी चाहिए। जैसे अगर मैं ये पेपर में करता, ठीक है, तो मैं ये स्टेप लिखता, इस स्टेप के बाद यहीं पे ई नोट आई नोट बाहर आता, ये आता साइन ओमेगा टी, और मैं इसको ये स्टेप बिना लिखे मैं ये डायरेक्ट सॉल्व कर देता, ठीक है। फिर इस स्टेप के बाद मैं ये स्टेप गायब कर देता, क्योंकि मुझे पता है ई नोट आई नोट बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी क्या बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में क्या है कॉस फाइव वो बाहर आ गया, फिर ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये स्टेप हट सकता है, ये स्टेप हट सकता है, ये दो स्टेप हट सकते हैं पेपर के अंदर अगर आप हटाना चाहो तो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हटाओ, ठीक है, क्योंकि ये दो स्टेप लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन को कम कर सकते हो रिड्यूस कर सकते हो तो कर दो, ठीक है, फालतू स्टेप्स के नंबर नहीं है कोई भी, ठीक है। यहां तक यहां पे मैंने थोड़ी ट्रिक यूज की इधर इस वाले पार्ट में, क्या नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं, ठीक है, दो इंटीग्रेशन हम यूज कर रहे हैं, हालांकि मुझे स्टेप दोबारा लिखना ही पड़ेगा पूरा का पूरा, ई नोट आई नोट कॉस फाइव, और ये क्या है 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, माइनस ई नोट आई नोट साइन फाइव 0 से t, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस इक्वेशन में 2 से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। क्यों, ये मैथ्स वाले बच्चे बिल्कुल जानते हैं भली भांति क्या होता है ये, क्यों किया होगा, हालांकि हमने ये फिजिक्स में भी यूज किया हुआ पहले कई बार, पैराबोल वो था ना एक चैप्टर टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां भी आता है सब, तो ई नोट आई नोट साइन फाइव 2 बाहर आ गया, और मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, ठीक है, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो क्या बनेगा ये 0 से t साइन 2 ओमेगा टी और डी टी, ठीक है। अब दो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, हम यूज कर सकते हैं, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, या 0 से t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, दोनों t/2 होते हैं, और साइन फंक्शन का या कोस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है फॉर फुल साइकिल, ये हमने पीछे ही प्रूव किया था, ये 0 आता है, फर्स्ट क्लास में किया था जब हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी हो 2 ओमेगा टी हो 3 ओमेगा टी हो एन ओमेगा टी हो, वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 0, तो सोचो अब अगला स्टेप क्या हुआ, जो इसमें मेन डिफिकल्टी थी इंटीग्रेशन करना, वो में करना ही नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ई नोट आई नोट कॉस फाइव, क्या बचा ये माइनस ई नोट आई नोट साइन फाइव, और ये क्या है 0, ये हट गया पूरा, तो ये बचेगा हमारे पास ई नोट आई नोट, तो ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू कॉस फाइव इंटू टी, ये क्या है वर्क डन आ गया, ठीक है। तब सोल्व करके बस ये वैल्यू बची है, जब ये वर्क डन आया इसका मतलब इंटू टी,
एवरेज पावर क्या आएगी, इसका मतलब एवरेज पावर आएगी वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको टी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, जब इसको टी से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा मेरे पास ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाइव। बाई टू को रीअरेंज किया कैसे, ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव। बताओ पीक वैल्यू बाय रूट टू फॉर साइन फंक्शन क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। तो क्या आएगा ये पावर एवरेज, ये आएगी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, ये डेरिवेशन 5 मार्क्स में आई हुई है। derive an expression for average power in an LCR circuit, in a LCR circuit। ठीक है, एक LCR सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला, तो ERMS IRMS और cos फाइव। ठीक है, मेन डेरिवेशन ये है। अब मुझे यही सेम करनी है 3 बार और, क्योंकि ये तो डेरिवेशन का पार्ट है, बाकी जो 3 आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही सेम चीज दोबारा करनी है। बाकी 3 आसान है, अगर आपको ये समझ में आई है तो बाकी 3 तो मजाक चलेगा, एकदम मजाक है। ठीक, करें फर्स्ट। समझ में आया क्या किया हमने स्टेप्स के अंदर। अगर हम स्टेप्स देखें तो मैंने ये बोला कि एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज क्यों निकालनी होगी, हर मोमेंट पे करंट और वोल्टेज वेरिएबल है। तो पहले पूरा वर्क डन निकाला, इंटीग्रेट करके डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्या आ गया एवरेज पावर। यही काम करना है, कोई भी क्वेश्चन आए बस यही काम कर दो आप। तो अब देखो पहला क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बोले शो डेट एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टर इज 0। किसके लिए, एसी सोर्स के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है एसी सोर्स की बात करेंगे तभी हो सकता है ये। तो मुझे बताओ अब इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है। इंडक्टर में अगर वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी इंडक्टर के अंदर, तो करंट क्या होती है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। याद है ना, मैं ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आएगा और ये बचेगा साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब करंट पता है वोल्टेज पता है, तो पहले वर्क डन निकालना। वर्क डन क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर इंटू डी टी 0 से टी। तो ई आई डी टी 0 से टी क्या आएगा, ई नॉट बाहर आई नॉट बाहर माइनस बाहर ई नॉट से साइन ओमेगा टी और वहां से कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ना, अभी किया था। तो ई नॉट आई नॉट बाई टू बाहर 0 से टी और क्या बच गया ये साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, अभी किया है कितना आता है ये 0 आता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल कितना होता है 0, ये 0 हो गया। तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू 0। तो आंसर क्या आ गया, वर्क डन 0 इंप्लाइज एवरेज पावर क्या आएगी 0 आ गई। तो एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टर इज 0। हो सकता है ना, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। प्योर इंडक्टर में पावर कितनी आती है 0 आती है। मतलब इंडक्टर ऐसी चीज है जो वोल्टेज करंट दोनों है, लेकिन वो पावर कंजम्पशन कितनी है उसकी 0 है। ठीक है, यही यहां से चेंज आया था। आपने टर्म सुनी हो जो हम डिस्कस करेंगे, चौक कोयल एक टर्म आती है, चौक कोयल। ठीक है, अभी जो घर में ट्यूब आती हैं वो एलईडी हैं। ठीक है, एलईडी से पहले हमारे पास फिलिप्स वगैरह की ट्यूब आती थी वो, ठीक है, जिसमें गैस होती थी, ग्लास की जो आती थी ना। ठीक है, उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता था। ठीक है, क्या बोलते थे उसको, उसका सर नाम तो चौकोइल बोलते हैं, तुम क्या बोलते थे, चौक बोलते थे शॉर्ट टर्म में। ठीक है, करेंगे डिस्कस थोड़ा बहुत। जैसा ये है, जैसा ये है सेम दोबारा से, बस प्योर इंडक्टर की जगह प्योर कैपेसिटर आ गया। अगर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर आएगा तो क्या होगा, सेम चीज दोबारा से, बस कैपेसिटर आ गया। तो देखो कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होती है
ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या होती है? करंट क्या होती है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। डायरेक्ट, अब यहाँ माइनस भी नहीं आया, तो पहले वर्क डन निकाला। कैसे कराऊं, छोड़ दूं? बोलो, छोड़ दूं ना? शॉर्ट में कर दूं? छोड़ भी दूं? यार नोट्स बनाने हैं ना, तो कराना पड़ेगा। नोट्स नहीं बनाने होते तो नहीं कराता। नोट्स में सब होना चाहिए, ताकि जब रिवाइज करो तो सब पता हो। 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 0 से टी। हाँ मतलब पता ही है क्या करना है मुझे। मुझे पहले से पता है क्या आना है। तो ये वर्क डन है, तो बाय 2 यहाँ आएगा। तो वर्क डन क्या आएगा? ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 0 0। और एवरेज पावर कितनी आएगी? ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, ये इस बार तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आया है। एवरेज पावर इन रजिस्टर, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में आया है। एवरेज पावर इन रजिस्टर, ये और आसान था। कि देखो रजिस्टर के अंदर वोल्टेज क्या होती है? साइन ओमेगा टी। रजिस्टर तो और बढ़िया है, कुछ डिफरेंस ही नहीं होता। दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं रजिस्टर में? सेम होते हैं। तो पहले निकाला वर्क डन, वो आएगा P इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। ये क्या होता है? ई आई डी टी। ई नॉट बाहर, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। क्या बन गया? क्या बन गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, क्या आएगा इसका इंडिकेशन? तो ये हो जाएगा T/2। तो एवरेज पावर क्या आएगी? वर्क डन बाय टाइम। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ई नॉट बाय √2, आई नॉट बाय √2। तो दिस इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये एवरेज पावर आ गया। यहाँ लिख लो साइड में, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है? ये हमने पहले किया हुआ एक बार। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में या 2 में, पता नहीं, शायद 3 में ही थी, या आपके इस बार के पेपर में आई है। एवरेज पावर निकालनी है इसमें। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पूछा गया है वो एलसीआर आता है, 5 नंबर में एलसीआर आता है कि एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर निकालो। बट कोई और आएगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब वो जो है एलसीआर, वो इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है। तो आपने वो पढ़ लिया एलसीआर, तो इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। समझ में आ गया? कोई डाउट उसके अंदर? ठीक है, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमने बहुत जल्दी कर लिया यार ये फिर से। एक तो तुम पता नहीं डाउट ही नहीं पूछते हो, तो सब फटाफट फटाफट हो जाता रहे। ठीक है यहाँ तक? ओहो ओहो, ठीक है। थोड़ा सा आवाज तेज कर देता हूँ, फिर बोलियो, है ना? आवाज कम आ रही है ना? क्या कह रहे हो बेटा? बस बस बस, है ना? हाँ, क्या कह रही है? थैंक यू भाई, थैंक यू। भेज दे मैसेज, कैसे भेजना है? हाँ, क्या कबूतर उतर है, फोन से भेजना है? ठीक है, करें आगे। तो इसके बाद एक टर्म आती है छोटी सी, ठीक है, वो डिस्कस करनी है। वो अच्छी टर्म है, पर बच्चे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज होते हैं। टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर। ठीक है, टॉपिक का नाम है पावर फैक्टर। तो अभी देखो हमने पूरा ड्राइव किया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला था ई आर एम एस आई आर एम एस और इनटू कॉस फाई, यही होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो कॉस फाई है, इस कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर। ये जो है ई आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर, मतलब मैक्सिमम इतनी पावर हो सकती है।
और ये जो है P, इसको बोलते हैं एक्चुअल पावर। ये क्या है? एक्चुअल पावर। तो सोचो अगर ये तीन चीज पता है यहां से, cos फाई क्या निकल रहा है यहां से? वैसे यहां से cos फाई निकल रहा है P डिवाइड बाय ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, P क्या है? एक्चुअल पावर। और ये क्या है? एपरेंट पावर। तो ये डेफिनेशन है पावर फैक्टर की। तो क्या लिखोगे इसको? एक डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, ऊपर कौन सी है? रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर टू दी एपरेंट पावर। एक्चुअल और एपरेंट पावर का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। तो एक तरीका यह है पावर फैक्टर को डिफाइन करने का। ठीक है, एंड और करके, एंड क्या और करते हैं, एक ट्राइंगल आता है, जिस ट्राइंगल को हम बोलते हैं क्या? इम्पिडेंस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का नाम आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस ट्राइंगल। इम्पिडेंस ट्राइंगल क्या है? ये मतलब इम्पिडेंस निकालने का एक और तरीका है, जिसमें ये जो बेस एंगल है ये फाई है। ठीक है, तो ये है, ये जेड है, ये आर है, और ये रिएक्टेंस है। तो इम्पिडेंस ट्राइंगल का मतलब क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस क्या रिप्रेजेंट करता है? रजिस्टर को। परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिएक्टेंस को। तो जेड क्या आएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? वैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से जेड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। मतलब इस ट्राइंगल से मैं निकाल सकता हूं डायरेक्टली जेड क्या आएगा। ठीक है, अब सोचो इस ट्राइंगल का यूज करके बेसिक 10th क्लास की मैथमेटिक्स, cos फाई कितना होगा? ये जो cos फाई आ रहा है क्या आएगा? आर बाय जेड। cos फाई क्या आएगा? आर बाय जेड। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम cos फाई को आर बाय जेड लिखते हैं, सॉल्व कर देते हैं यहां से। तो cos फाई का जो पावर फैक्टर का जो सेकंड फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो ये है। cos फाई क्या होता है? आर बाय जेड। ठीक है, फिर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस cos फाई की रेंज कहां से कहां तक होगी? ठीक है, यहीं पे मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो हक देते हैं एकदम मस्त। कोई बोले cos फाई की रेंज कहां से कहां तक है? बताओ। अरे मैथ्स में तो पढ़ा होगा। cos फाई, sin फाई, खैर sin फाई तो नहीं अभी वर्ड यूज करते हैं। cos फाई की रेंज कहां से कहां तक है? हम्म, क्या है? बोल दिया ये। हाँ, अभी कैमरा बंद करके मानना पड़ेगा। 0 से पाई तो बहुत ही गलत आंसर है, बहुत ही अलग ही आंसर दिया तुमने तो। क्या? हाँ कोस नहीं, अरे यार वो जो 0 से पाई है भाई, वो तो तुम इनवर्स फंक्शन की बता रहे हो ना। मैं तो यहाँ पूछ रहा हूँ cos फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? cos फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वैसे -1 से +1 होती है। साइन एक्स और कोस एक्स सिर्फ अकेले दो फंक्शन हैं जिनका मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों कितने होते हैं? -1 से +1। हमने किया है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं मैथ्स वाले बच्चे, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे गलत करके आते हैं। देखो, आप सब्जेक्टिव जो पेपर्स होते हैं आप वो लॉजिक के बेस पे, सिर्फ लॉजिक के बेस पे नहीं दे सकते। अगर आप सोचो अपने फॉर्मूले वॉर्मूले पढ़ लिया, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत आपको मतलब सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो देखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन में गलती क्या होती है, बच्चों को सिर्फ कोसेक्स दिखता है कि कोसेक्स फंक्शन है, और कोसेक्स -1 से +1 तक होता है, मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे गलत इसलिए है, ये जो cos फाई है वो आर और जेड रेजिस्टेंस का रेशियो है, और ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी नहीं, ये हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो अगर ये पॉजिटिव है हमेशा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है फिजिक्स के हिसाब से वो कितनी है? 0। और मैक्सिमम कितनी है? 1। तो पावर फैक्टर -1 से 1 नहीं होता, जो बच्चे कॉस फंक्शन देख के सोचते हैं वो क्या है? वो 0 से 1 है। अब कोई पूछे बताओ पावर फैक्टर
cos फाई मतलब पावर फैक्टर यहाँ पे, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी और मिनिमम 0 कब होगी। तो जो cos मतलब यहां तो हम वही लॉजिक लगा सकते हैं कि फाई जब 0 होगा तो 1 हो जाएगा। फाई 0 कब होता है, एक तो रजिस्टर के केस में, और दूसरा हमने सीखा था क्या था, रेजोनेंस कंडीशन। जब रेजोनेंस आता है तो फाई कितना होता है, मतलब जब फाई 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1, कहां पे, इन आर सर्किट एंड एट रेजोनेंस। तो इन दो कंडीशन पे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या है यहाँ पे, cos फाई मैक्सिमम है। तो ये क्या है, मैक्सिमम, ये क्या है, मिनिमम। ये मिनिमम कब होगी, जब फाई कितना होगा 90, cos 90 कितना हो गया 0, और cos 90 कहाँ होता है, इन प्योर एल और प्योर सी। सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है, सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है, वहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी मिनिमम, और यहाँ पे कितनी आएगी मैक्सिमम। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के अंदर। पावर फैक्टर कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, रेंज लिख दो। इक्वल का साइन भी है, मतलब इन बिटवीन तो है ही है, बट इक्वल भी है। 1 1 रेजोनेंस पे या आर सर्किट, 0 कहाँ पे आएगा, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। तो ये पावर फैक्टर है। एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन ये है, ऊपर आएगी एक्चुअल पावर, नीचे आएगी अपेरेंट पावर, और एक आएगा आर बाय जेड। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, ज्यादातर तुम यही यूज करेंगे आर बाय जेड जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इतना यहां तक, कोई डाउट इसके अंदर, ओके। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के, मतलब अगर ऐसे आते हैं क्वेश्चन कंसेप्चुअल और डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस्ड तो आप कर सकते हो। इंफॉर्मेशन बेस्ड बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखो, ठीक है, आगे कुछ नहीं है यार, क्या बात हो गई। कैन अ सोर्स बी कनेक्टेड टू अ सर्किट, ठीक है, एंड येट डिलीवर नो पावर टू इट। ठीक है, बोला एक सर्किट में एक सोर्स लगा दिया, कोई अप्लायंस लगा दिया, उसके बाद भी उसमें पावर नहीं आती। तो बोला क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ अप्लायंस लगाने के बाद भी पावर कितनी आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, जो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें सब लिखा होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तो लैंग्वेज में हल्का सा चेंज करते हैं और एकदम से माइंड तक पहुंच ही नहीं पाता। ये अभी किया आपने, हमने भी देखा है, देखो पीछे, प्योर इंडक्टर कितनी पावर आ रही है 0। एक एसी सोर्स के साथ अगर आपने कैपेसिटर लगा दिया, क्या पावर दे रहा है 0। एक एसी सोर्स में आपने इंडक्टर लगा दिया, क्या पावर आ रही है 0। तो अब इस क्वेश्चन को सोच के इसने ही तो पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सोर्स के साथ हमने कुछ कनेक्ट किया हो और वो पावर क्या करे, नो पावर डिलीवर करे। तो यस, कहां पे, इन प्योर एल और प्योर सी। प्योर एल और प्योर सी में फेज डिफरेंस कितना आता है 90। पावर का फॉर्मूला क्या है, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 90, कितना हो गया 0 आ गई। तो प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर जो है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करते, उनकी जो पावर कंज्यूमशन है एवरेज कितनी आती है 0 आती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। पहले ये सब ना 1 मार्क्स में आते थे सब्जेक्टिव, अब ऐसे 1 मार्क्स में अब नहीं आएंगे। अब ये सब क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं पार्ट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 या मतलब 3 या 4 स्टेटमेंट आएंगी, आपको करेक्ट चूज करनी होगी कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो वहां पे सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखो, द इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज ऑफ एन एसी सर्किट आर गिवन बाय दिस एंड दिस, एंड व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पहचानना है वो क्या है, वो आर है, एल है, सी है, या कॉम्बिनेशन है, क्या है ये, क्या है ये। इसने दिया नहीं ना क्या है ये, तो पहचानना पड़ेगा। देखो, साइन में 300t आ रहा है, जो एंगल साइन में है वही एंगल यहाँ है। तो कौन से अप्लायंस में दोनों में सेम होता है, क्योंकि एल में और सी में तो फेज डिफरेंस आता है 90 का। सेम कब थे, जब रजिस्टर था।
तो ये क्या है, ये क्या है? पहली चीज से पता लग गया, ये रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर में पावर क्या होती है? ERMS, IRMS। कितना है ERMS? या तो ऐसे लिख दो या इसको लिख दो E0 I0/2, यही तो था। E0 कितना है? 200। I0 कितना है? 10/2। कितना आ गया? 1000 वोल्ट। समझ में आ गया? ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें सबसे पहला काम यही है कि जो इक्वेशंस गिवन है वोल्टेज और करंट के, उनको देख के आइडेंटिफाई करना है वो R है, L है, C है या कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ही कुछ होगा। तो सबसे पहला पार्ट यही है। आगे देखो, ये बताओ क्या है? कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? करंट या वोल्टेज? वोल्टेज में +π/2 आ गया ना। करंट में जो भी एंगल था, वोल्टेज में वो एंगल +π/2 आ गया। तो कौन लीड कर रहा है? V लीड I बाय कितना? 90। कौन करता है वोल्टेज? किस सिचुएशन में वोल्टेज लीड होती है? एक कैपेसिटर था और एक क्या था? इंडक्टर था। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है। यहाँ कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। तो क्या सर्किट है ये? क्या है ये? ये है प्योर इंडक्टर। ये क्या है? प्योर इंडक्टर। और प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी आती है? क्यों आती है? बिना सॉल्व करे। अगर दिखाना है क्यों आती है, तो उसका फॉर्मूला था ERMS IRMS। पावर फैक्टर में एंगल कितना है? 90। कितना हो गया? ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। अब सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन देख के पता लग रहा है। +90 था तो ये हमारे पास क्या है? ये इंडक्टर है और ये क्या है? कैपेसिटर है। ठीक है, इतना क्लियर है? और देखो, एक ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय द यूज ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। ठीक है, थोड़ी सी बाउंसर लैंग्वेज लग रही है इसकी। मतलब पावर फैक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव करने का मतलब है कि मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूं। कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर? बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर। तो ये अभी बार बार आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी हम कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट में इसका यूज करेंगे। देखो Z क्या होता है, या मान लो पहले R था और XL था, लेट्स से। तो Z क्या आएगा? Z आएगा R² प्लस XL²। बोलो कोई डाउट है तो? यही आएगा। अगर R है और L है तो Z ही आएगा। नाउ C इज एडेड इन सीरीज। C इज एडेड इन सीरीज। जो सोच के बताओ, देखो जब C ऐड करोगे तो Z क्या हो जाएगा? Z आएगा R² प्लस जो भी XL था माइनस XC का स्क्वायर हो रहा है, -XC। तो ये C ऐड करने से Z की वैल्यू कम हो गई, ज्यादा हो गई? बताओ। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मान लो R था 50 और XL जो था वो 40 था, बाद में XC ऐड कर दिया 30। सोच के बताना। जब हम एक सर्किट में जहां पे R और L पहले से था, मैंने वहां पे C ऐड कर दिया। C मतलब XC ऐड हो जाएगा। पहले ये वैल्यू थी, अब C ऐड करते ही XL माइनस XC हो रहा है ना। मतलब जो पहले वैल्यू 40 यूज हो रही थी, अब क्या यूज होगी? 40 -30। तो Z की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो जैसे हम एक सर्किट में कैपेसिटेंस ऐड करते हैं, जनरली उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? कम। मतलब कैपेसिटेंस नहीं, उसका जो इम्पिडेंस है वो क्या होता है? कम हो जाता है।
तो विद एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस इम्पिडेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। बोल सकते हैं शॉर्ट में, यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, पहले ये था, ठीक है, बोला कितना कैपेसिटेंस ऐड करूं ताकि करंट मैक्सिमम हो जाए। क्या बोल रहे हैं, कितना कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड करूं ताकि करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। अब करंट मैक्सिमम करने के लिए जेड क्या करोगे, मिनिमम। जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एक्सएल एक्सी बराबर करोगे, सी निकाल लोगे। ठीक है, तो यही सब हमें जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्कस करना है, बट ये अभी न्यूमेरिकल नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, cos फाई होता है आर बाय जेड। ठीक है, तो विद एडिशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, विद एडिशन ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, जो रिएक्टेंस है एक्सएल माइनस एक्सी, रिएक्टेंस मोड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी जो भी बड़ा हो, डिक्रीजेस। पहले वैल्यू कितनी थी, सिर्फ 40 थी, जब ये ऐड कर दिया 40 माइनस 30 कितनी रह गई, 10 रह गई। तो इसके ऐड करने से रिएक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है, इंप्लाइज जो जेड आएगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और देखो यहां से अगर जेड डिक्रीज करेगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब वाइवा के क्वेश्चन भी होते हैं कई बार। ठीक है, वाइवा में जनरली तो वाइवा क्या होते हैं, प्रैक्टिकल से होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टीचर बोर्ड के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि सारा वाइवा यही होगा, बट एक दो क्वेश्चन आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब क्या होता है, सब वाइवा ना डिपेंड करता है कि आप आंसर क्या कर रहे हो। ठीक है, जो आप आंसर करोगे उसी के बेस पे आगे पीछे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है कह सकते हैं, बट इसका मैं अभी जो न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास से हमें 2 या 3 क्लास जो है सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन है बस। जो हमें थ्योरी चाहिए थी हमने सारी कवर कर ली है। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 अलग अलग सर्किट हैं, एक सर्किट ए और एक सर्किट बी। 2 सर्किट हैं, ए सर्किट एंड बी सर्किट, और दोनों के पावर फैक्टर का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पावर फैक्टर ऑफ सर्किट बी टू पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ए। ऊपर बी और नीचे ए। अब देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाय जेड, यही होता है। तो पहले फर्स्ट सर्किट का निकाला, तो जेड चाहिए ना, इसमें क्या है, इसमें एल है, एल है और आर है, तो जेड क्या आएगा, जेड आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है, 3R स्क्वायर। क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 9R स्क्वायर और 10R स्क्वायर और √10R, ये Z आ गया। तो cos फाई ऑफ फर्स्ट सर्किट कितना आएगा, R बाय जेड से R कट जाएगा और ये आएगा 1/√10। बोलो कोई डाउट है तो, ठीक है। फिर ये सर्किट ए है, दिस इज सर्किट ए, और सर्किट बी के लिए देखो क्या आएगा, जेड, जेड आएगा। अब यहाँ आर भी है, एल भी है और सी भी है, तो जैसे ही सी ऐड हो गया अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो क्या आएगा अब ये आएगा आर स्क्वायर, एक्सएल कितना है 3R, एक्सी कितना है आर स्क्वायर, तो 3R माइनस आर कितना आएगा 2R, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर और 5R स्क्वायर और √5R, तो ये Z आएगा। तो यहाँ से cos फाई कितना आएगा, cos फाई बी, ये आएगा R बाय जेड, R डिवाइड बाय √5R, ये कटेगा 1/√5, दिस इज cos फाई बी। दोनों निकल गए, cos यहाँ पता लग गया, ये पता लग गया, अब रेशियो निकालना है। बट क्वेश्चन में रेशियो में क्या बोल रहा है, ऊपर आएगा बी का और नीचे किसका आएगा, ए का।
P कितना है 1/√5, है ना। P वाला नीचे है √5 और √10 ऊपर आएगा। सोल्व कर लो क्या कटेगा ये। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड का, जिसमें आपको पावर फैक्टर का रेशियो निकालना था। ठीक है, आई थिंक यही थे क्वेश्चन, और है क्या, खत्म। तो फिर से हमने 10 मिनट पहले क्लास वाइंड अप कर ली। ठीक है, आज की। तो अब हमारा जो है थियोरेटिकल पोर्शन जो है सारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमें शायद 1.5 घंटा चाहिए कम से कम, जिसमें हम एक सेट जो है क्वेश्चंस का कंप्लीट करेंगे। बट नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले इस चैप्टर का जितना है सब पढ़ के आना, क्योंकि अब सब कलेक्टिवली यूज होगा। क्या क्या पता होना चाहिए, एवरेज तो कह रहा हम बहुत कम यूज करेंगे तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आरएमएस पता होना चाहिए कि आईआरएमएस क्या होता है और ईआरएमएस क्या होता है, और इसका पीक वैल्यू से क्या रिलेशन है, पहली चीज। दूसरा, रजिस्टर के अंदर कौन लीड करता है और कौन लैग करता है, मतलब रजिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, फिर एलसीआर सर्किट के अंदर करंट, वोल्टेज, उसकी पावर कितनी होती है, 10 फाई कितना होता है, सब पता होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला है, पावर का एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, ईआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई, और कोस फाई क्या होता है, R/Z। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। अभी एक टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है ट्रांसफॉर्मर का, तो एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर यही सब है जो आपने पढ़ा है, तो सब कवर हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी हैं अब हम लाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय। ओके।